देखिए आईपीएल खत्म हो गया और आईपीएल खत्म होने के बाद अब आ गया है वर्ल्ड कप का टाइम। वर्ल्ड कप जब आ गया है तो अभी तक जो हम आरसीबीएंस और सीएसके और मुंबई इंडियंस और इन सब के खेमों में बटे हुए थे, मेरे ख्याल से अब वो टाइम खत्म हो गया है और अब हम सारे लोगों को एक ही पेज पे आ जाना चाहिए। अब हमारा एम है कि हम इंडियन टीम को सपोर्ट करें और सपोर्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि इंडिया का क्या हो सकता है इस वर्ल्ड कप में। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, मैं देखिए 1983 से वर्ल्ड कप देख रहा हूं। सारे वर्ल्ड कप्स मैंने देखे हैं इंडिया के, चाहे वो T20 हो, 50 ओवर हो या जो भी हो। तो मुझे आज तक कभी भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इंडियन टीम नहीं जीत सकती है ये वर्ल्ड कप। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी टीम रहे, कहीं भी खेल रहे हो, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये टीम हार सकती है। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी आप लोगों में से कोई लोग या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे ख्याल से 99% रादर यही सोचते होंगे कि इंडियन टीम जीते, और सबको सोचना भी चाहिए। लेकिन आज अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें कि मतलब क्या लगता है, जैसे 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसके पहले 2022 का वर्ल्ड कप T20 का और 2021 का जो वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था T20 वाला, इसमें जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया था ना, तो 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ उसके पहले मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था इंडियन टीम के ऊपर कि ये लोग किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और मेरी शुरुआत से ही इंडियन टीम से सिर्फ एक ही शिकायत रही है, खासतौर पे इस इंडियन टीम से, ये 2011 के बाद वाली जो टीम है ना, उससे मुझे हमेशा ये ही शिकायत रही है कि ये लोग ना बिल्कुल जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके डर जाते हैं, उसकी वजह से ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत टिमिडली खेलते। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये 2023 में और खासतौर पे इनके ऊपर घर में खेलने का प्रेशर होगा, तो शायद ये लोग अच्छा ना कर पाए। लेकिन मेरी उम्मीदों के अगेंस्ट, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता था कि इंडियन टीम हार जाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये लोग शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये लोग काफी डरे डरे से खेलते हैं। और जैसा कि 2021 और 22 में हमने देखा था, मतलब कितनी खराब परफॉर्मेंस इन लोगों की रही, और वो सीधा सीधा उसका रीजन था कि ये लोग डर डर के खेले। तो अब ये 2023 में इन लोगों ने जो परफॉर्म किया लास्ट वर्ल्ड कप में, शुरू के जो लीग मैचेस 10 इन्होंने जीते, उसके बाद से सभी लोगों को उम्मीद हो गई थी कि ये लोग, और वाकई इन लोगों ने बिना डरे खेला और काफी अच्छी परफॉर्मेंस की। खासतौर पे देखिए, डर होता है टीम में या नहीं होता है, ये पता कैसे चलता है आपको? ये बॉलिंग से पता नहीं चलता, ये आपको बैटिंग से पता चलता है। तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की, ओपनिंग की, और फिर उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने लीग मैचेस में रन बनाए शुरू में, चाहे पहले बैटिंग की हो चाहे बाद में बैटिंग की हो, जो अप्रोच इन लोगों की थी, उससे मुझे लगा कि नहीं, ये इस बार थोड़ा सा मन बना के आए कि मतलब डरना नहीं है और खेलना है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? फाइनल में पहुंच के इन्होंने वही ढाक के तीन पात वाली कहावत सिद्ध कर कि जितना हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग बिल्कुल निडर होके खेल रहे हैं, बहुत ही चढ़ के खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि फाइनल में इन लोगों ने क्या किया। डर के मारे एक तो इन्होंने पिच ऐसी बना दी कि उसके बाद मतलब खुद ही उसके चक्कर में फंस गए, वो इनका पासा उल्टा पड़ गया एकदम। और वहां तो हमको साफ साफ समझ में ही आ गया था, मतलब एक तो रोहित शर्मा ने तो जैसा लीग मैचेस में खेला था उसने बैटिंग वैसी ही की, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद तो हमने देखा कि मतलब डर के मारे इन लोगों की ऐसी जान निकल गई कि इन्होंने तो 13 ओवर तक एक भी बाउंड्री तक नहीं मारी। तो वो तो आप सब लोगों को याद है, अब मैं वो बात याद दिला के जख्म को रेदना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अल्टीमेटली हारे हम किस वजह से? हम अपने डर की वजह से ही हारे ना। और वो शुरुआत कहां से हुई? जब हमने पिच को टेम्पर करने की कोशिश की। अब टेम्पर से मेरा मतलब ये है कि आपने स्लो विकेट बनाने की कोशिश की, अपने फेवर में बनाने की कोशिश की, और वहां ऑस्ट्रेलियन टीम ने आपको आउटस्मार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो तैयार थे इस बात के लिए कि आप ऐसा करने वाले हो, तो वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रिपेयर करके आए थे, जो वो मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले से आके बैटिंग की, बॉलिंग की प्रैक्टिस करने लगे।
तो ये देख के भी हमको समझ में नहीं आया कि वो लोग प्रिपेयर्ड हैं। मतलब यहाँ पे इंडियन थिंक टैंक की तो मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। अब खैर चलिए, वो जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। लेकिन इंडियन टीम का देखिए, डर जो है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और इंडियन टीम का ही क्या, हर टीम का। आपने देखा है साउथ अफ्रीका वाले चोक करते हैं जो सेकंड बैटिंग करने में, तो उसका रीजन क्या है? वो डर ही है और कुछ नहीं है, जो उनके मन में बैठा हुआ है कि नहीं बाद में बैटिंग करके हम नहीं कर पाए। तो यही रीजन है उनके हारने का भी। तो जो टीमें कंसिस्टेंटली एक सेम सिचुएशन में हार जाती हैं मैचेस, तो वो उन लोगों का सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं। अब इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से कि इंडियन टीम ने कहां कहां डर के खेला। और साउथ अफ्रीका के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो चोकर्स हैं। वो नॉकआउट मैचेस में गड़बड़ करते हैं, चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे बाद में। और इवन लीग मैचेस में भी वो बाद में बैटिंग करने में वो लड़खड़ा जाते हैं। और इवन आपको तो पता है नीदरलैंड्स उनके बहुत बड़े नेमेसिस हैं, जो पिछले कंटिन्यूअस 2 बार उन्होंने नीदरलैंड्स ने हराया है इनको। तो ये तो हालत है इनकी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अब कमिंग बैक टू इंडियन टीम, मुझे देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये लग रही है कि इस बार इंडियन टीम का सबसे बड़ा मुझे गलत काम जो इन लोगों ने किया है ना, वो ये किया है कि ये टीम पूरी एक साथ नहीं गई है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ये देखिए बहुत गलत चीज है। यहाँ पे बीसीसीआई को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। मैंने वो कंडीशन मान ली कि ठीक है, आईपीएल चल रहा था और आईपीएल में कुछ टीम के प्लेयर्स पहले ही फ्री हो गए थे, कुछ टीम जैसे राजस्थान रॉयल्स इनके प्लेयर्स बाद में फ्री हुए, तो उनमें तो एक गैप आना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन क्या कारण है कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ये लोग टीम के साथ नहीं गए? देखिए, अब हमने जितना क्रिटिसाइज करना था हार्दिक पांड्या और विराट कोहली का, वो आईपीएल में हमने कर लिया। और वैसे भी हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी भी प्लेयर का क्रिटिसिज्म आउट ऑफ द ब्लू नहीं करते हैं। हम सिर्फ मैच या किसी टूर्नामेंट के दौरान उसका क्या बिहेवियर है और क्या एटीट्यूड है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ टॉपिक वो नहीं है, इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। ना हम विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ना हार्दिक पांड्या को। अब हमारे लिए ये टॉप परफॉर्मर्स हैं क्योंकि ये इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं। हाँ, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं सारे व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी यहां अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए था या नहीं, या गिल को होना चाहिए था या नहीं, या खलील अहमद को टीम में होना था, या जो भी। अब वो देखिए, जो होना था सो हो चुका। अब जो टीम 15 की है वो आपके सामने है, और जो रिजर्व प्लेयर्स हैं वो रिजर्व ही रहने वाले हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत से लोग नौकरी करते हो, तो नौकरी करने में आपने देखा कि कई बार आपकी कंपनी या आपका बॉस एक पिकनिक अरेंज, या कंपनी कहती है कि चलो गेट टुगेदर किया जाए, या एनुअल गैदरिंग की जाए, या कोई फंक्शन किया जाए, या कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट की जाए, या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाए टीम में। तो ये सारी एक्टिविटीज करने का मतलब क्या है? क्योंकि मेरे पूछने का मतलब ये है कि कंपनी में तो आप नौकरी करने जाते हैं, जो आपका काम है उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, तो कंपनी फिर ये सारी चीजें क्यों करती? तो देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है टीम बॉन्डिंग। जब आप काम के अलावा जब आप साथ में मूव करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, उससे टीम बॉन्डिंग हो। तो काम के अलावा ये सारी चीजें की जाती हैं और प्रोफेशनल कंपनियां ये करती हैं, और विद फैमिली करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेयर्स। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि ये बीसीसीआई ने इंश्योर क्यों नहीं किया कि जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं, चाहे वो 2 लॉट में जा रहे हैं, वो सारे एक साथ जाने चाहिए। पहला लॉट निकल गया तो निकल गया, लेकिन पहले लॉट में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जब इनकी टीमें बाहर हो चुकी थी, तो ये लोग क्यों नहीं गए? इन लोगों को साथ में जाना चाहिए था। और अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि विराट कोहली के तो पेपर वर्क में प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा बड़ी इनएफिशिएंसी तो मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वर्ल्ड कप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है और विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं। तो आप कैसे ये आपने कैसे ये हो जाने दिया कि विराट कोहली का पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है? उसका वीजा नहीं है, या उसकी फैमिली मेंबर्स का वीजा नहीं है, जो भी है। क्या बीसीसीआई इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कि विराट कोहली अगर आईपीएल में बिजी था तो वो उसके पेपर वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए? They could not ensure that the visa is ready intact in his passport.
बाय द टाइम ही फिनिशेज हिज आईपीएल। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इतनी इनएफिशिएंसी बीसीसीआई की कैसे हो सकती है। और अगर विराट कोहली ने कुछ ये कहा था कि नहीं मैं पेपर वर्क बाद में कंप्लीट करूंगा, तो बीसीसीआई शुड हैव फोर्स्ड हिम टू डू दैट, क्योंकि बीसीसीआई बॉस है और बीसीसीआई को करना चाहिए। अभी तो हम ये भी सुन रहे हैं कि जो पहला वार्म अप मैच बांग्लादेश के साथ है विराट कोहली वो भी शायद मिस कर जाए। ये तो इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आप देखिए ये कोई इंडिया में मैच नहीं हो रहा, आप वार्म अप मैच कैसे मिस कर सकते हैं, या बीसीसीआई कैसे अलाउ कर सकती है विराट कोहली को वार्म अप मैच मिस करना। विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैंने मान लिया, लेकिन देखिए आप यहाँ पिछले 2 महीने से क्या पिछले 4 महीने से इंडिया में खेल रहे हैं, इंडियन विकेट्स पे खेल, आप इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं। आप अब वहां अमेरिका जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज जा रहे हैं। आप वार्म अप मैच जो आपको सिर्फ एक मिला है उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं। अगर ये आप मिस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है और उसके लिए आपको टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करना पड़ता है। वहां जाके ऐसा नहीं कि आप होटल में जाके रेस्ट कर लेंगे तो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। वो तो आप टेम्परेचर और वो जेटलैग से एक्लेमेटाइज भले हो जाए, लेकिन ग्राउंड में बॉल कैसी आ रही है, ग्राउंड में बॉल दिख कैसी रही है। देखिए ज्यादातर मैचेस जो अभी ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, भले अमेरिका और वेस्ट इंडीज में उस टाइम रात होती है जब इंडिया में दिन होता है, मतलब टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन इंडियन व्यूअर्स की वजह से बीसीसीआई ने ये इंश्योर किया है कि मैचेस सारे इंडिया के प्राइम टाइम के हिसाब से होंगे, 7 या 8 बजे के हिसाब से। तो वहां इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये मैचेस दिन में खेले जाएंगे। जब दिन में खेले जाएंगे, आपको व्हाइट बॉल के मैचेस दिन में खेलने का अभी फिलहाल पिछले 4-5 महीने से एक्सपीरियंस नहीं है। आप दिन में नहीं खेलते हैं ये मैचेस, और वो भी दिन कैसा, दिन मतलब बिल्कुल मॉर्निंग सेशन। इंडिया में मैंने मान लिया कि वनडे मैचेस जो हैं वो 2:30 बजे 3 बजे शुरू होते हैं, उस टाइम भी धूप रहती है, लेकिन वो ढलती हुई धूप रहती है। कड़कती हुई धूप दिन में सुबह 10 बजे इंडिया में मैचेस नहीं खेले जाते व्हाइट बॉल से। तो आप जब वहां जाके खेलेंगे तो आपको क्या वो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बात क्या मुझे समझानी पड़ेगी बीसीसीआई को या विराट कोहली को? और विराट कोहली को क्या अपनी परफॉर्मेंस की चिंता नहीं है? विराट कोहली शुड हैव एंश्योर्ड दैट ही रीचेस देयर एंड प्लेज द वार्म अप मैच। अब कई लोग तो खैर ये भी कह रहे हैं कि विराट कोहली ने तो वर्ल्ड कप से ही छुट्टी मांग ली है। अब खैर विराट कोहली अपने करियर की उस स्टेज में है कि विराट कोहली कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर वो कह भी दे कि मुझे नहीं खेलना, तो अब कोई क्या कर सकता है उसमें। और देखिए अब जो भी बातें चल रही हैं गौतम गंभीर के कोच बनने की या जो भी है, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये विराट कोहली का स्टेप या बीसीसीआई का विराट कोहली को फोर्स ना कर पाना कि आप टीम के साथ जाओ, ये मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है बात। और उधर हार्दिक पांड्या सुन रहे हैं कि वो तो इंग्लैंड में है, लंदन में था, अभी कह रहे हैं कि पता नहीं कि शायद पहुंच गया है और ये हो गया है वो हो गया है। अब देखिए हमारी वो आदत तो है नहीं कि जो हम इंडियन टीम को फॉलो करें और हर आधे घंटे में एक वीडियो बनाएं, कि ना तो हमारे पास इतना टाइम है ना हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमें सिर्फ मैच में इंटरेस्ट है और मैच के पहले की एनालिसिस में जो हम अभी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये इन लोगों ने बहुत बड़ा पॉइंट मिस किया है। देखिए टीम में पहले से भी रिफ्ट चल रही है। रिफ्ट चल रही है का मतलब हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मुंबई इंडियंस का डिबेकल हुआ आईपीएल के पहले से जो शुरू हुआ, जो अब आप सभी लोगों को पता है, रोहित शर्मा का कैप्टेंसी से रिमूवल और हार्दिक पांड्या का आना, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या की हर मैदान में इंसल्ट होना, हार्दिक पांड्या की हुटिंग होना और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस खराब से खराब होते चले जाना, तो इससे बहुत ज्यादा इंडियन टीम का एटमॉस्फेयर जो है वो अफेक्ट होता है जब आपका कप्तान और वाइस कप्तान ये दोनों का ही जो रिलेशनशिप है वो ऊपर से देखने में आप कुछ भी कह लें या ये लोग कितना ही फ्रेंडशिप दिखा लें, लेकिन सच्चाई तो देखिए सभी को पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सच्चाई क्या है इसमें। ये विराट कोहली सॉरी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में वो रिलेशनशिप अब वैसी नहीं हो सकती जैसी आज से 2 साल पहले थी। अब वो विराट को रोहित शर्मा दिखाए या ना दिखाए, हार्दिक पांड्या दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि ये तो ना दिखाना तो उनकी मजबूरी है,
लेकिन यहाँ पे अब बीसीसीआई ये गलती कर चुका है ऑलरेडी कि इन लोगों ने बहुत पहले से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को ही डिक्लेयर कर दिया था। अब डिक्लेयर क्या कर दिया था, अब हार्दिक पांड्या के अलावा तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो वो टीम कॉम्पोजिशन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इंडियन टीम के साथ परफॉर्म करने में यही है कि एक तो इन लोगों के बीच में मुझे टीम बॉन्डिंग नहीं लगती है, और दूसरा ये किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पाएंगे। ये तो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम लगती है इंडियन टीम की। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाकई प्रॉब्लम्स हो सकती है या नहीं। परफॉर्मेंस तो देखिए, परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, अगर कोई मुझसे पूछे कि T20 वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा, देखिए मेरा जवाब उस बारे में यह है कि T20 एक ऐसा गेम है ना, यहां किसी भी दिन कोई भी टीम किसी भी दूसरी टीम को हरा सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फलानी टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी 100% क्या 90% प्रोबेबिलिटी के साथ भी आप नहीं कह सकते हैं कि यही टीम जीतेगी। अब देखिए, आज वर्ल्ड रैंकिंग में अगर बात करें हम, तो कौन कौन सी टीमें हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड तो खैर करंटली वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आप साउथ अफ्रीका को मान लें। फिर लेकिन आप वेस्ट इंडीज को आप भूल नहीं सकते हैं बिल्कुल। मुझे तो सीरियसली अगर कभी कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो लगता है इस बार के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज मुझे वर्ल्ड चैंपियन से उठाती हुई लग रही है। वो जिस तरह से उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के साथ वो मैच खेला, एक मेरी फीड में वो आया था मैच की हाइलाइट्स, जो दूसरा या तीसरा T20 देखा, तीसरा T20 था शायद, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर्स में उन्होंने 164 का स्कोर बनाया। और वहां से वेस्ट इंडीज के वो जो बल्लेबाज चले, उन लोगों ने 14 या 15 ओवर में खत्म कर दिया वो मैच। जबकि वो जो बैटिंग और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जब कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बॉल ठीक से आ नहीं रही है बल्ले के ऊपर। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले जब आए, उन्होंने तो ऐसी फोड़ा फाड़ी मचा दी, बिल्कुल दे मार 4.5 बराबर कर दिया उन्होंने 15 ओवर के अंदर मैच। तो ये देखिए, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आदत है। अब उनको ही आदत नहीं होगी अपने ग्राउंड पे खेलने की, तो किसको होगी। तो वो जिस तरह से वन साइडेड उन्होंने हराया, और शायद उन्होंने 3-0 से ही हरा दी ये सीरीज साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका की टीम में मैंने मान लिया कि उनके क्लासन और मार्करम वगैरह प्लेयर्स नहीं थे, और भी हो सकता है एक आध दो नहीं रहे हों, लेकिन डीकॉक वगैरह तो ये सारे खेल रहे थे, बॉलर्स तो खेल ही रहे थे। नोकिया पिटेला तो खेल ही रहा था। वह नोकिया का तो फायदा क्या है यार, उसको क्यों खिलाते ये बाद में बात करेंगे हम। लेकिन वो तो मुझे याद आ गया, उसको बॉलिंग करते हुए मैंने देखा, वो वहां पे भी छक्के खा रहा था, जैसा आईपीएल में खा के गया वैसा वहां पे भी खा रहा था वो। तो ऐसा हाल है इन लोगों का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि T20 में ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। ये हाँ, अब बात वो है कि आप किसी भी टीम के साथ, जैसे कल को अगर युगांडा के साथ मैच हो, आपका इंडिया का ही मैच हो, अरे शुरू में आपके 3-4 विकेट आउट हो गए ना, मैच लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका कोई टुल्ला आके 2-3 बल्लेबाजों ने आके मार दिए चौके छक्के, हो गया ना मैच। 20 ओवर का ही तो मैच है, आपके पास रिकवर करने का टाइम नहीं है। इसलिए T20 इज अ वेरी डेंजरस गेम। यहां पे आप प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल भूल जाओ आप। हाँ, लेकिन ये है कि अब अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं या स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से बात करूं, प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है, अब देखिए, जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, पाकिस्तान के साथ मैच हो। तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये प्रोबेबिलिटी, ये स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो आज मैं आप लोगों का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में खेलेंगे, तो उसमें 90 टाइम्स इंडिया के जीतने के चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो 20 मैचेस खेलेंगे तो उसमें से 18 जीत जाएंगे, नहीं। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर देंगे ना, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी विनिंग की जो है वो 90% होगी। तो ये मतलब होता है इसका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहला मैच जो हुआ उसमें ही 90% चांसेस है कि आप जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं है। उस मैच में तो कोई भी हार जीत सकता है। और वैसे भी एक इंडिविजुअल मैच में
हमेशा हार और जीत की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% होती है। 50% चांसेस एक टीम के जीतने के हैं और 50% दूसरी टीम के जीतने के हैं। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सैंपल साइज इंक्रीजेस देन स्ट्रॉन्गर टीम विल 90% ऑफ द टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी का और चांसेस का ये मतलब होता है। ज्यादातर मतलब 99.9% लोग ये बात समझते नहीं है और वो इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन जो है ना, उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। और इवन ये खैर कमेंटेटर्स और इन सब की तो मैं बात ही नहीं करता, ये कहाँ पढ़े लिखे हैं, इनको क्या पता है इसके बारे में। ये तो कुछ तो भी बोलते रहते हैं। और फिर मैथ्यू हेडन जैसे आ जाएंगे तो वो तो हर पिच पे 180 रन बनवा देंगे तो वो कोई फायदा नहीं है इन लोगों की बातें। वी शुड एक्चुअली टेक दीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो चलिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि आई एम नॉट हैप्पी विद टीम इंडिया नॉट गोइंग ऑल टुगेदर। और दूसरा यह है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको वार्म अप मैच खेलना चाहिए था। अब देखिए, बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडियन टीम के क्या चांसेस हैं और क्या नहीं है। और ग्रुप्स की भी एनालिसिस करेंगे हम अगले वीडियो में। अभी आप लोग बताइए और क्या हमको डिस्कस करना चाहिए या नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। आप लोग जिसके बारे में कहेंगे उसी के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए, आप उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।